हमारे साथ मौजूद हैं शफीउल्लाह साहब जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हैं एंटी स्मगलिंग। इनसे जानते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रखने के क्या नुकसानात हैं। जो बंदा नॉन कस्टम पेड गाड़ी चला रहा है उस पे FIR मस्ट है। नॉन कस्टम पेड गाड़ी ऐसे ही है जैसे आपने अपने लिए खुद अपने पैसे दे के FIR घर खड़ी की हुई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहेब मंशा। नाज़रीन, नॉन कस्टम पेड कार्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाता है और नौजवान काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या ये खरीदनी चाहिए या नहीं। एक रीज़न ये भी होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं। ज़ाहिर है 25 लाख वाली गाड़ी 2.5 लाख में मिल रही होती है। और दूसरी रीज़न ये भी होती है कि अक्सर नौजवान कहते हैं या सुनते हैं कि इसकी एमनेस्टी स्कीम आती है और इसके बाद आप इसकी कस्टम ड्यूटी पे करके इसको अपने पास रख सकते हैं लीगली। क्या रीजंस हैं, क्या ये रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, नॉन कस्टम पेड गाड़ी खरीदने के क्या नुकसानात हैं, और अगर किसी शहरी के पास ये गाड़ी बरामद होती है तो इसका उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है कस्टम की तरफ से, कस्टम लाज क्या कहते हैं। इसी हवाले से आज हम आए हैं कस्टम हाउस कराची में और हमारे साथ मौजूद हैं शफीउल्लाह साहब जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हैं एंटी स्मगलिंग। इनसे जानते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रखने के क्या नुकसानात हैं और क्या रीजन है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इतनी ज्यादा सर्चिंग में आ रही हैं और कौन लोग हैं जो कि फरोख्त कर रहे हैं और ये कैसे फरोख्त की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आजकल बड़ी सर्च की जा रही हैं। शायद इतनी कोई सर्च नई मॉडल की गाड़ी नहीं की जाती जितना कि ये सर्च किया जाता है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। और मुख्तलिफ पेजेस भी बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, अगर हम देखें तो वो सप्लाई कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं ओपनली गाड़ियाँ। तो क्या रीज़न है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ एक तो इस तरह ओपनली इनकी सेलिंग हो रही है और सेकंड कि इसमें शहरी क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें, एक तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड का बहुत शदीद फुकदान है यहाँ पे। लोकल मैन्युफैक्चरर इतनी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, लोगों को लग्जरी गाड़ियों की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा जो लोगों को नहीं पता कि तकरीबन 300 से लेके 400% तक टैक्स रेशो है। जब वो गाड़ी टैक्स होता है तो वो गाड़ी किसी की रीच पे आती ही नहीं है। उसके बाद वो लोग दूसरे ज़राए से गाड़ियाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और आपने कहा कि इसका नुकसान क्या है, तो ये घर में, यानी आपने अपने घर में जैसे FIR घर के में खड़ी है ना, ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर जो बंदा नॉन कस्टम पेड गाड़ी चला रहा है और उसके वो जो भी ड्राइव कर रहा है तो उस पर FIR मस्ट है नॉन कस्टम पेड पे। ठीक है। तो हम गाड़ी भी पकड़ते हैं और फिर FIR भी काटते हैं उस पर। हमारा स्क्वाड है। अब आप देखें कि हमने पिछले 3 साल में कोई तकरीबन 270 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, ठीक है, और 1.2 बिलियन की वैल्यू और टैक्सेस उन्होंने इन्वॉल्व थे 2.5 बिलियन। तो उसके अलावा लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, कभी भी एमनेस्टी नहीं आती। ये इतना रिस्की सिस्टम है कि पुलिस भी पकड़ लेती है तो एक ट्रेल पे जाती है कि A ने किससे ली, B ने किससे ली, C ने किससे ली। एक क्राइम है जो कि जिसका आप एविडेंस भी मौजूद होता है। तो लिहाजा कभी भी एमनेस्टी स्कीम का कोई चांस नहीं होता। एमनेस्टी स्कीम आएगी भी तो टैक्सेस का रेशो इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी उनकी पहुंच में नहीं हो सकती। नहीं, आपको कैसे पता चलता है रोड के ऊपर जैसे कि ये गाड़ी है या फलां गाड़ी है इसकी कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई? एक पूरा डेटा है हमारे पास गाड़ियों का। जो हमारा गाड़ियों का स्क्वाड है वो बड़ा एक्सपर्ट है इस मामले में। वो एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी लिहाजा में रहता है और हमारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें भी लिहाजा में रहता है। उनके पास ऑक्शन का भी डेटा होता है और उसके पास क्लियरेंस का डेटा तो पूरे पाकिस्तान का होता है। और फिर उनको पता होता है कि ये गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ये मैनिपुलेटेड है और जो भी नंबर लगाया गया वो इंफॉर्मेशन बेस्ड भी होता है मोस्टली। सही। अच्छा सर, जो इंकरेजमेंट होती है नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की, उसमें 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि कहते हैं जी एक चेसिस नंबर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होती है। मींस कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है सिविक है जैसे कि 2021 मॉडल है, तो वो कहेंगे कि एक एक्चुअल सिविक है और दूसरी बिल्कुल नॉन कस्टम पेड ले आए और उसके जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दें। बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये रीज़न होती है और सेकंड ये देखने में आता है कि डुप्लीकेशन वही फिर इससे मिलती जुलती आ जाती है। तो ये तो बड़ा मसला नहीं हो जाता कि एक ही गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं सेम
पेपर्स के ऊपर, एक कराची में और दूसरी पंजाब में। अब ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है, मैं आपको बताऊं, ये रजिस्ट्रेशन एक्साइज एंड टैक्सेशन का काम है जी अब एक चेसेस कैप्चर हो जाए कराची में जी तो एटलीस्ट इतना सेंट्रलाइज डेटा तो हो ना कि सेम चेसेस लाहौर में ना हो। ऑक्शन की अट्रैक्शन ही यही है कि ऑक्शन की गाड़ी लेते हैं वो महंगी तरीन, और 5 प्रोविंस में सेम गाड़ी टेम्पर्ड करके रजिस्टर करते हैं और बेचते हैं। तो एक ऑक्शन की गाड़ी के बदले वो 5 रजिस्टर कराते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन को इस पे काम करना चाहिए कि एक चेसेस अगर सिविक आपकी असली वाली है तो उसी की सेम डिटो कहीं पे भी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का काम है। अच्छा, ये हमने कई दफ़ा लिखा भी है उनको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये बताएं कि जो शहरी है या यूज़र है वो कैसे कस्टम ड्यूटी वेरीफाई करवा सकते हैं? इसको कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है कस्टम का अपना? इस पे हमने बड़ा काम किया जी। है। हमने सबसे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन को एक यूज़र आईडी दी है जी। अपनी। हमारा वी बॉक्स सिस्टम है, वो फ़ोन पे भी चेक कर सकते हैं ठीक है। कि हमारा जीडी नंबर होता है, वो उस पर मारेंगे तो पूरी डिटेल उनको आ जाती है। उनको एक गाड़ी से मुतल्लिक सारी डिटेल उनको अवेलेबल होती है। और हमारा एक पूरा सिस्टम भी है, वो गाड़ी का जिस एजेंट से हुई हुई है वो भी उनको, जिस एजेंट के नाम पे गाड़ी जिसने क्लियर करवाई है वो भी एक सोर्स बन सकता है उनको वेरीफाई करने की। सर, जब शहरी कोई गाड़ी खरीदता है तो अमूमन ज़्यादातर वो जो सिर्फ CPLC पर कॉल करते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं। नॉर्मली जो इन एक्चुअल जो है वो लीगल फॉर्मेट में बात हो रही है, तो उसमें कोई प्रिकॉशंस हैं कस्टम के हवाले से? प्रिकॉशंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपने खुद ही कह दिया कि एक चेसेस की 4 गाड़ियाँ रजिस्टर होती है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स किसी एक्सपर्ट्स को ही दिखाने होंगे, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टेम्परिंग होती है चेसेस की, तो वो फोरेंसिक टेस्ट तो पुलिस करती है। ठीक है। सबसे पहले तो वो कराना चाहिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन का ये निज़ाम ही नहीं है कि वो आपको बता सके। कराची का नंबर है तो कराची से जाके करा लें, किसके किसी और प्रोविंस में अगर रजिस्टर्ड है तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो पेपर भी उसके ठीक हैं और चेसेस टेम्पर्ड है, पेपर तो डुप्लीकेट बन जाते हैं लेकिन होते तो फोर्ज्ड है ना। अगर चेसिस किसी भी गाड़ी का टेम्पर्ड है तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। टेम्पर्ड है इसीलिए कि मिस्टर ए जो है ना वो ओरिजिनल गाड़ी चला रहा है, उसकी डुप्लीकेट गाड़ी मंगाई गई है जापान से वाया क्वेटा, ठीक है। वो सिर्फ यही दिखाने के लिए उसके सारे पेपर भी एक्साइज एंड टैक्सेशन से ले लिए गए। आजकल कंप्यूटर से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक डुप्लीकेट पेपर बना के घूम रहे होते हैं और वही नंबर, मोस्टली नंबर प्लेट भी वही इस्तेमाल करते हैं, डुप्लीकेट सेम नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप वो चेसेस चेक कर ले बायर तो उसको पता लग जाएगा कि ये गाड़ी 2 नंबर है, जिसके पेपर दिए हैं वो मैच ही नहीं कर रहे, क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। उसके चेसेस नंबर को अगर खुद से कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीक़ाकार ये है। एक्साइज एंड टैक्सेशन, कस्टम्स, ACLC और फोरेंसिक टेस्ट, ये 4 टूल हैं किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। ठीक है। और ये आपस में इंटरलिंक हैं? इंटरलिंक तो नहीं है, ये तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा सर, एक और बड़ा इशू आता है कि वो लोग जो कि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किसी कंट्री में रह रहे हैं, UK में हैं, जापान में हैं, USA में हैं, वो कोई गाड़ी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, तो उनका शिकवा ये होता है कि अमूमन जो है वो कस्टम जब यहाँ पर क्लियरेंस करवाने में काफ़ी जो है वो उन्हें ताहीर होती है, या उन्हें प्रोसेस समझ ही नहीं आता कि कौन से दफ्तर में जाना है, क्या करना है। तो इसका क्या तरीक़ेकार है? देखिए, इसका तरीक़ाकार तो बड़ा सिंपल सा है। गाड़ी जब मंगाते हैं ना, हमारी एम्बेसीज़ को भी काफ़ी हमारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती हैं। पहले तो उनको चेक कर दे सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन टैरिफ पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, किस गाड़ी पे कितने टैक्स आएंगे। वो जब भी आते हैं वो आके क्लियरिंग एजेंट को, उनको क्लियरिंग एजेंट करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस गाड़ियों के मसले में उनको मतलब डिले, हमारे यहाँ से तो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया। आपको पता है पेमेंट का क्या तरीक़ाकार है? नहीं। अब तरीक़ाकार ये है कि आपने गाड़ी, मंशा ने अगर गाड़ी मंगाई है इंग्लैंड से, तो आपके अकाउंट, इंग्लैंड के अकाउंट से अगर उस पर 1 करोड़ ड्यूटी है तो इक्विवेलेंट डॉलर ट्रांजैक्शन आप पाकिस्तान करेंगे। 1 करोड़ के इक्विवेलेंट आप डॉलर भेजेंगे या पाउंड भेजेंगे, फिर वो बैंक सर्टिफाई करेगा कि वहाँ भी आपका अकाउंट था, यहाँ भी आपका अकाउंट था। वो कैश सर्टिफिकेट आपका वो इशू करेंगे कि ये इसने विदड्रॉल किया है $1 लाख का, तो ये इसके बदले ये टैक्सेस दे रहा है। वो रीवेरीफाई करता है सिस्टम में।
गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती कर दी है अब तो, मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो डिस्करेज कर रहे हैं ये गाड़ी के इम्पोर्ट को। वजह उसकी ये है कि देखें आपके पड़ोसी मुल्क में अल्टो कितने की है और यहाँ कितने की आप देख लें। 35 साल से हमने क्या ग्रोथ की है सुजुकी में और टोयोटा में, और इंडिया में हमारे पड़ोसी मुल्क में हर गाड़ी बन रही है। तो अब मैं जो CBU गाड़ियाँ ला रहे हैं ना, अब आपको ये भी पता है कि ब्रांड न्यू गाड़ी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मंगाने में। एनीबॉडी कैन इम्पोर्ट ब्रांड न्यू गाड़ी, एनीबॉडी कैन इम्पोर्ट। टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो अब जो लोग भी ला रहे हैं, अब आपको रिसेंटली आपने देखा होगा कि 3 मॉडल बड़े हिट हुए हैं। एक किया की स्पोर्टेज, जी किया स्पोर्टेज पाकिस्तान बिल्कुल कैसी हिट हुई है। अब देखें ओन पे इतने उसमें टस्कनी, वो अपना क्या कहते हैं टस्कन, हुंडई टक्सन और एक MG की भी, MG की कितनी डिमांड है। हाँ ज़बरदस्त। लेकिन उनके साथ गवर्नमेंट ने कंडीशनलिटी ये रखी है कि जी एक अरसे तक तो आप ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन लेट से 2 साल के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा MG का और स्पोर्टेज का, और इनका यहीं बनाएंगे गाड़ियाँ। तो वो रोज़गार के मुहैया भी वहीं होंगे और आपको ऑप्शन भी बेहतरीन मिलेंगे। अब MG आपको तकरीबन अगर 62-60 लाख की मिलती है तो वो एक क्लास है, स्पोर्टेज भी एक क्लास है। हुंडा और ये टोयोटा भी तो कहाँ पहुँच गई हैं प्राइसेस। ऑप्शंस नहीं थे ना लोगों के पास, अब ऑप्शन आ रहे हैं लोगों के पास। तो ये जो जितने ओवरसीज़ के लिए जो रेमिटेंस का ये जो प्रोसीजर हैं, 3 ही प्रोसीजर हैं इंपोर्ट के। एक बैग स्कीम है, उसमें आपका 6 महीने स्टे होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस की स्कीम है, उसमें आपका 2 साल का स्टे होना चाहिए। एक होती है गिफ्ट स्कीम, कि ओवरसीज़ वहीं से भेज सकता है गाड़ी, लेकिन उसका 2 साल का स्टे होना चाहिए, ब्लड रिलेशन को वो भेज सकता है। अब लोग समझते हैं कि जब ये 3 स्कीमें आएंगी तो इनमें ये होता है कि शायद हमारे टैक्स माफ़ हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेबिलिटी का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सिर्फ ये कि यू कैन इम्पोर्ट इट। अब टैक्स तो एक डिफरेंट सिनेरियो है ना। टैक्स वही है, मतलब उसका रेशो 300 से 400% टैक्स का रेशो है, और रेशो रखा हुआ इसलिए है कि लोग डिस्करेज हों। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जिसकी UK में मालियत होगी 10,000 पाउंड्स, अप्रॉक्सीमेटली टोटल यहाँ पर उसके तमाम टैक्सेस मिला के कितने बन जाते होंगे तकरीबन? अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट बात है जो लोगों को नहीं समझ आती ना। वो बेचारे कहते हैं कि हमने तो गैराज से कचरे से गाड़ी उठाई है, हमें तो 5,000 पाउंड में मिली है। लेकिन हमारा जो कस्टम का लॉ है ना, वो मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ कि लेट से टोयोटा करोला जो GL आई है, उसकी प्राइस अगर अब 30 लाख है, 2021 में 30 लाख है उसकी प्राइस। अगर यही गाड़ी आप बेचने जाएंगे 10 साल बाद, तो बेसिक प्राइस जो मैं लूँगा ना वो 30 लाख ही लूँगा, जो मैन्युफैक्चरर ने एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस की थी प्राइस। दैट इज़ प्राइस फॉर द कस्टम पर्पजेज, ठीक है। वो प्राइस है, आपकी वो प्राइस नहीं है कि आपने कितने में ली है। मैन्युफैक्चरर ने जब गाड़ी बनाई थी ना, उस वक्त क्या प्राइस थी। यूज़ होने की मद में हम 1% पर मंथ डेप्रिसिएशन देते हैं। 2 साल किया तो 24% हो जाएगा, 3 साल किया तो 36% हो जाएगा। वो अच्छा। टैक्सेस में डेप्रिसिएशन मिलती है 1% पर मंथ। ठीक है। लेकिन बेसिक प्राइस वही रहेगी जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है। जो लोग ये समझते हैं कि हमने बेचारे वो समझते हैं कि यार हमने तो 5,000 पाउंड के लिए ये कह रहे हैं कि इसकी प्राइस है। अब हम प्राइस भी अगर मर्सिडीज़ है तो मर्सिडीज़ का जो लोकल एजेंट है उससे लेते हैं कि बताएं जी इसकी प्राइस क्या है। वो प्राइस अपने प्रिंसिपल से बताता है कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्राइस ये थी। उसके हिसाब से अब आप देखें ना, अगर $50,000 है और अगर 350% टैक्स है तो गाड़ी की कीमत कहाँ जाएगी। लोग 2-2, 3-3 करोड़ रुपये नहीं दे रहे लैंड क्रूज़र पे, इन पे सारी गाड़ियों पे। ठीक है। मींस ये कि अगर कोई गाड़ी आज 5,000 पाउंड की मिल रही है और वो मॉडल है तकरीबन 2010 का, तो कस्टम ये देखेगा कि 2010 में जब वो लॉन्च की गई तो उस वक्त इसकी न्यू की क्या वैल्यू थी। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद 1% डेप्रिसिएशन होगी उसकी। हाँ, हर महीने का 1% डेप्रिसिएशन। ठीक है। और वो कम होता जाएगा, मतलब 1 महीने का 12% है। अब देखें ना, गाड़ियों की इम्पोर्टेबिलिटी, कार्स जो है ना, कार्स वो 3 साल तक की पुरानी आ सकती हैं, उसके बाद नहीं आ सकती। ठीक है। और जीप्स और ये SUV और ये जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये जो डबल केबन और ये वो सारी, ये 5 साल पुरानी आ सकती हैं। उससे पुरानी नहीं आ सकती। उससे पुरानी इम्पोर्टेबल ही नहीं। और फ्रेश भी नहीं आ सकती, या फ्रेश आ सकती फ्रेश मतलब
प्राइस से मुराद जैसे 2021 है तो 2021 का मॉडल आ सकता है? 2021 का मॉडल मैंने आपको कहा कि देखिए लोगों को ये नहीं पता कि 2021 का मॉडल आप मंगा सकते हैं अपने, आप टैक्स पेयर हैं, NTN हो, आप कस्टम से रजिस्टर हो, VBOC में आप मंगा सकते हैं, LC पे मंगाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट पे आपकी रेमिटेंस जाएगी कि आपके पैसे, अब इतने पैसे कौन अपने यहाँ से जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो नई गाड़ी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगेन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो टैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो किसी की रेंज में नहीं आती, अनलेस कि कोई बहुत ही ज़्यादा शौकीन मिजाज आदमी ना हो कि वो कहे कोई इशू ही नहीं है, टैक्स जितना भी आ जाए कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान सुन रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं। मैं पाकिस्तानी को ये देना चाहता हूँ कि ये अपने घर में बहुत बड़ा जुर्म है गाड़ी को रखने का। कभी भी एमनेस्टी, गवर्नमेंट कैसे एमनेस्टी ले आएगी, जबकि एमनेस्टी आती है 2012 का तजर्बा हमारे सामने है, उस पर लोगों ने मतलब 50,000 गाड़ी हमने लीगलाइज़ की और फिर 50,000 गाड़ी फिर चमन बॉर्डर पे आ गई, तो एमनेस्टी का तो कोई चांस होता नहीं 2012 के बाद अब तक नहीं है। और लोगों को मैं अक्सर सुनता हूँ बेचारों के साथ ट्रैप होता है जी, फलाना मिनिस्टर रेगुलराइज कर देगा, चीफ मिनिस्टर कर देगा, कोई रेगुलराइज उसको नहीं कर सकता अनलेस के वो उसको पूरी पार्लियामेंट उसको पास ना करे। अच्छा सर, शहरी जो हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि कैसे उनको मालूम होगा कि कस्टम का फ़लाँ ऑफिसर है, फ़लाँ रैंक का है, फ़लाँ यूनिफॉर्म में है, वो रोक सकता है, वो उनसे मालूम कर सकता है कि जी मैं आपकी गाड़ी चेक करना चाहता हूँ। क्योंकि जब ज़ाहिर है किसी की भी गाड़ी रोकी जाती है तो वो पहले तो बड़ा अग्रेसिव हो जाता है कि भाई मेरी गाड़ी क्यों रोकी, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो शहरी को बता दें कि कौन सा ऑफिसर गाड़ी रोक सकता है, चेक कर सकता है। उसमें देखें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काफ़ी हैं, लेकिन मेनली जो गाड़ियों को रोकते हैं वो हमारी कस्टम्स की जो स्क्वाड है, जो एंटी स्मगलिंग का स्क्वाड है, वो रोकता है और वो बाकायदा उनकी गाड़ी पे भी लोगो लगा होता है, यूनिफॉर्म में भी होते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराते हैं सही कि जी हम कौन लोग हैं। और लोग चूँकि पेपर उनके पास फेक होते हैं तो इमीडिएटली हम उनको डिटेंशन रिसीट नहीं दे सकते, हम उनको अपने हेडक्वार्टर लाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद वेरीफाई करते हैं और उनको एक DR काट के देते हैं कि जी आपकी गाड़ी रोकी है पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और जितने भी नाके लगते हैं बाकायदा हम गाड़ी रोकने से पहले बाकायदा इतना ट्रेंड स्टाफ है हमारा, वो उनको पूरा इंट्रोडक्शन कराता है कि जी। और ये भी मैं बता दूं गाड़ी भी वो वही रोकते हैं जो 99% उनको श्योर होता है कि ये 2 नंबर गाड़ी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे शफीउल्लाह साहब जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हैं एंटी स्मगलिंग, और इनका काम ही यही है कि आवाम को एक तो ये बताना कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के नज़दीक मत जाएं, और आपने तफसीलन इस प्रोग्राम में देखा और जाना कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से जो भी आपके पास मालूमात आती हैं, जो भी आप लोगों को बताते हैं कि इसकी एमनेस्टी स्कीम आएगी, ये क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम 2012 में आई थी। इसके अलावा जो है वो इंपोर्ट के हवाले से आपने वाज़े तौर पर सुन लिया कि जो स्टेट है वो इंपोर्ट को इतना ज़्यादा जो है वो इनकरेज नहीं करती। शफीउल्लाह साहब ने हमें तफसीलन बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त 3-4 जो है वो बड़ी गाड़ियां हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छे प्राइस ब्रैकेट के अंदर अपनी मार्केट वैल्यू बना रही हैं। लिहाजा अगर हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करेंगे या इनको हम ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देंगे तो इससे हमारी जो मार्केट है वो बेहतर होगी। अदरवाइज़ अगर आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है इंपोर्टेड गाड़ियाँ रखेंगे और बिलखुसूस वो गाड़ियाँ जिनकी कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई, तो इससे आपको भी नुकसान होगा जब वो गाड़ी पकड़ी जाएगी, और इसके साथ साथ ये स्टेट के लिए भी जो है वो नुकसान का बायस है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये शर्मिंदगी का बायस है कि इस कदर लोग जो हैं वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं या रखना चाह रहे हैं। तो लिहाजा आप वो लोग जो कि ये जहन बनाए बैठे हैं कि कस्टम पेड गाड़ी खरीदें या ना खरीदें, बिल्कुल नहीं खरीदें, और इसमें कोई भी आपको नहीं छुड़ा सकता। शायद आप ये समझ रहे हो कि आपके बड़े रिलेशन हैं या बड़े आपके सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई जब ये गाड़ी पकड़ी जाती है तो इसमें ना सिर्फ गाड़ी पकड़ी जाती है बल्कि साथ साथ यूज़र के ऊपर या जो शहरी है इसके ऊपर FIR भी दी जाती है, और ये प्रॉपर एक कोर्ट में प्रोसीजर चलता है। तो लिहाजा इससे आप इज्तनाब करें, और अगर आप इंपोर्ट के हवाले से सोच रहे हैं तो इंपोर्ट की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है टैक्सेस और ड्यूटीज़ वगैरह लगा के, लेकिन ये एक प्रॉपर सिस्टम है, उसके ज़रिए आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। जो 3 साल पुरानी गाड़ी है उससे ज़्यादा पुरानी आप नहीं करवा सकते। तो ये सारा प्रोग्राम था जो हमने आपके साथ आज ये सारी मालूमात शेयर की, और ये इंतहाई अहम मालूमात थी चूँकि गाड़ियों के हवाले से या जो गाड़ियों के यूज़र हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं। तो आज हमने सारी मालूमात आपके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच।